जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे एग्जाम स्कैम के ऊपर। अब ये स्कैम क्या है, इसको अन्यथा नहीं लिए कोई स्कैम, मैं यहाँ पर कोई विसल ब्लोअर नहीं हूँ और मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, तो मैं इस बारे में कोई चर्चा नहीं करूँगा। मुझे नहीं मालूम कोई स्कैम होते हैं या नहीं होते। ये सिर्फ इस बारे में एग्जाम स्कैम है कि जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग पे इतना फोकस होता है एग्जाम्स की कि हम चर्चा करते हैं 12th फेल की, हम चर्चा कर रहे हैं यूपीएससी टॉपर्स की, हम चर्चा कर रहे हैं बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, जो भी मूवीज़ हैं उनकी। हम चर्चा नहीं कर रहे हैं उन व्यक्तियों की जो इनके पीछे दब जाते हैं, जो इनके पीछे परेशान हो रहे हैं, जो इनके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का इतना प्रेशर क्यों रहता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम और प्राइवेट एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, या सॉरी, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या डिफरेंस है। फिलहाल हम आपको सिर्फ इस बारे पे चर्चा कर रहे हैं कि एग्ज़ाम स्कैम क्या है या एग्ज़ाम क्या है बेसिकली। तो ये देखिए, ये बेसिक गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, है ना। कौन कौन से? यूपीएससी है, एसएससी है, एनटीपीसी है, आरआरबी है, उसके बाद बैंकिंग है, पीसीएस है, स्टेट पीएससीज हैं, लेखपाल, पटवारी, पुलिस, एसएसबी, सीडीएस, एनडीए, पीएसयू, प्रोफेसर, एएसआई, है ना, और भी बहुत सारे। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये जो जॉब्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा रन की जाती हैं या कॉन्करेंट बोथ शेयरिंग में भी होती हैं। ठीक है, इसमें आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं आप, इसमें आप टैक्स ऑफिसर्स, कमिश्नर्स बन सकते हैं। ठीक है, ये रेलवे से रिलेटेड है, ये बैंकिंग में पीओ हैं, एसओ हैं। इसके बाद पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर्स हैं, आपके डीएसपीज हैं, अलग अलग पोस्ट्स हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स हैं। तो बेसिक फंडा क्या है, मार्केट आपको बोलता है या जो चार लोग हैं वो आपको बोलते हैं, इफ यू आर फेल इन दिस यू आर फेल इन योर लाइफ। नो, इट्स नॉट, है ना। तो सबसे पहले तो अपनी प्रायोरिटी तय करें। यदि आपको सच में इन पे फोकस करना है, सच में आपको एग्जाम्स पे निकालना ही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करें कि सिर्फ इन पे फोकस करें और इनको निकालें, लेकिन इसका टारगेट सेट करें। लोग 15-15 साल, 12-12 साल इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एट द एंड यदि रिजल्ट ज़ीरो आता है तो बहुत अखर जाता है ना। तो एक हम इस पर एक कैलकुलेटिव चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा हमने बना के रखी थी, इसकी ड्राफ्टिंग हमने करके रखी थी। हम आपको एक बात बता देते हैं। तो जब कोई भी एग्ज़ाम होता है, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हम ले लें तो लगभग मान लेते हैं, एक बड़ा फिगर उठा रहे हैं, है ना, 1 करोड़ लोग बैठते हैं एग्ज़ाम में। सॉरी, 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा। कितने लोगों ने फॉर्म भरा? 1 करोड़ लोगों ने। अब इस 1 करोड़ में से अपीयर किया 90 लाख लोगों ने। भाई पूरे लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं, है ना, बहुत कॉमन है। आप किसी भी साल का एग्ज़ाम उठा के देख सकते हैं, तो इतने ही लोग एग्ज़ाम पे अपीयर कर रहे हैं। ठीक है, अब इन 90 लाख लोगों ने अपीयर किया। 90 लाख लोगों में से प्रीलिम्स के लिए सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स के लिए सिलेक्शन कितने लोगों का हो रहा है? आप कैलकुलेशन करके देखिए एक बार। लगभग 10%, या आप 90 करोड़ का 90,000 मान सकते हैं, इसको मोटा हिसाब मानेंगे तो 90,000 जैसे एक रफ फिगर। ये किसी भी स्टैटिक एग्जाम की बात नहीं करो, किसी स्पेसिफिक एग्जाम की बात नहीं कर रहा, हम एक रैंडम लेकर चल रहे हैं केवल। ठीक है, तो ये कितना निकाला आपने? 1%। ठीक है, 1% लगभग लोगों ने जितने एग्जाम दिए उसमें से 1% लोगों ने प्रीलिम्स दिए। अब प्रीलिम्स 1% लोग दे रहे हैं, इसमें से मेंस लिखेंगे। इतने लोग क्या करेंगे? मेंस लिखेंगे। ऐसा नहीं है ये सिर्फ मेंस के लिए सिलेक्ट हुए हैं। मेंस कितने लोग लिखेंगे? 70,000। 70,000 लोग मेंस लिखेंगे। इसमें से जो मेंस के लिए, जो या कहना चाहिए जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे, वो कितने सिलेक्ट हो रहे हैं? 7,000 इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए। अब इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शंस होंगे, या कहना चाहिए जो इसमें से फाइनल सिलेक्ट होंगे, वो होते हैं मुश्किल से 5,000। एक मैं बड़ा फिगर ले रहा हूं बढ़ाकर, है ना, ये 5,000 बहुत ज़्यादा है, हालांकि फिर भी मैं एक बड़ा फिगर ले रहा हूं, सिलेक्टेड। अब आप ये खुद सोच कर देखिए, किसी एग्ज़ाम में ये 5,000 जो है 1 करोड़ का कितना परसेंटेज है? यदि हम बात करें तो जो 5,000 है 1 करोड़ का कितना परसेंटेज है? लगभग अप्रॉक्सीमेट आप बताएं, 5%, 10%। तो आप कल्पना नहीं कर सकते, ये है लगभग 0.0005%। तो अब आप ये सोचिए, इस 1 करोड़ में या इस 90 लाख लोगों में लगभग जो 5,000 सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से 500 लोग
पहले से ही इसी जॉब में होते हैं, वो सिर्फ अपग्रेड कर, अच्छी बात है, नो डाउट गवर्नमेंट सबको मौका दे रही है और सबको अपने आप को ग्रो करने का मौका अधिकार है। तो 500 लोग क्या कर रहे हैं इसमें, अपग्रेड करके आपको ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पोस्ट पे जा रहे हैं, तो 4500 सिलेक्शन हुए, ठीक है, इसमें से तो 4500 आप देखेंगे तो और ये 0.045 हो जाएगा। तो अब आप मेरे को ये बताइए, किसी भी मूवीज़ में इनका स्ट्रगल दिखाया गया, उन्होंने कहाँ पर फेल हुए, किस कारण से बहुत सारे कारण हैं फेल होने के, बहुत सारे रीजंस हैं वहाँ पर, कैटेगराइजेशन इतने खतरनाक हैं कि हो सकता है वहीं पर कोई व्यक्ति 0.01 मार्क से डिफ़र कर रहा हो, कोई व्यक्ति मेंस अच्छा दे पा रहा हो लेकिन इंटरव्यू में, अब इंटरव्यू पे आएंगे हम इसके बाद, तो ये तो आपको समझ में आया प्री में। अब प्री में आप देखेंगे कोई पिछले 25 साल के क्वेश्चन पेपर लगा ले तो उसके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, कई बार वो 25 साल के पेपर लगा ले तो वो निकाल ले रहा है प्री जल्दी, कोई पिछले 4 साल से मेहनत कर रहा है मेंस के हिसाब से लेकिन वो प्री नहीं निकाल पा रहा, तो वो एक अलग स्ट्रेटजी। विवाद नहीं करेंगे हम, केवल एक स्कैम मतलब कि एक ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि इन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ प्रॉपर नॉर्म्स पे करना चाहिए, जो कि एक कट ऑफ तय होना चाहिए। अब ये बच्चे जब सिलेक्ट होकर आए 7000 लोग इंटरव्यू के लिए, ठीक है, 7000 में से मान लीजिए जो भी है, ठीक है, इंटरव्यू, तो अब इनसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा स्किल आपकी, इनसे पूछा जाएगा आपका एक्सपीरियंस, इनसे पूछा जाएगा आपका जॉब पर्सपेक्टिव क्या है, आप क्या करेंगे, इनसे पूछा जाएगा कि आपका स्कोप क्या है, इनसे पूछा जाएगा आपकी ग्रोथ क्या होगी इसमें। लगभग जो नया बच्चा है उसको तो ये पता ही नहीं है स्किल क्या होती है, उसने अपना पूरा टाइम इसको इन्वेस्ट कर दिया प्री निकालने में, प्रीलिम्स या कोई भी एग्जाम के बेसिक एग्जाम्स को निकालने के लिए, तो उसके पास वो स्किल तो कोई बची नहीं, एक्सपीरियंस उसके पास 0 है। जॉब पर्सपेक्टिव यही है कि भाई हम 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमको तो सिर्फ जॉब चाहिए, और जॉब के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, उसका इंटेंशन क्या है, उसका पीछे उसकी डिमांड क्या है लाइफ को लेकर उसकी, तो ये सब चीज़ें हैं, स्कोप, ग्रोथ, तो ये सब पॉइंट्स जो है वो कोई व्यक्ति ही कवर कर रहा है जो पहले से जॉब में है, लेकिन नया व्यक्ति के लिए ये पॉइंट्स नए हैं और वो ये डेवलप भी नहीं कर पा रहा। तो जो व्यक्ति यहाँ तक भी पहुँचा है ही वेल डिजर्व्ड, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के उसके ये कुछ कारण होते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है प्रेजेंटेशन, लेकिन प्रेजेंटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है इंटेंशन, कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 7000 तो संख्या ठीक है, लेकिन इन 1 करोड़ों के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो मेंस तक आ रहे हैं, जो मेंस लिख रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ यहाँ पर करना चाहिए, जिससे कि वो जो मेहनत कर रहे हैं उस पर उनको प्रॉफिट मिले। जैसे अभी नया सिलेबस चेंज हुआ है हाल ही में MPPSC का, तो नया सिलेबस चेंज होने के बाद एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बच्चों के लिए सब कुछ नया हो गया। जो इसी साल से स्टार्ट कर रहे हैं प्री के लिए, उनके लिए तो ये ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति पहले से मेहनत कर रहा था, जिसने किसी सब्जेक्ट में पकड़ बना ली थी, उसके लिए ये चेंज किया। तो अब मैं ये कहता हूँ यदि वो मेंस लिख चुका है, वो इंटरव्यू तक जा चुका है, उसको एक प्रिविलेज देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको जॉब दे दो, नहीं, आपको उसको एक्स्ट्रा पर्क्स मत दो, कोई एक रिजर्वेशन दे सकते हैं आप उसको चाहें तो। ये मेरा केवल सजेशन है, मैं गवर्नमेंट की तरफ से या उन स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, है ना। अब सीधा सा फंडा है कि सॉल्यूशन पे काम करना होगा। आप जो व्यक्ति यहाँ तक आया है, जैसे कि ट्रेनिंग पे जो खर्च आता है गवर्नमेंट के द्वारा, ट्रेनिंग पे बहुत खर्च होते हैं गवर्नमेंट्स के, तो ऐसे कंडीशंस पे बहुत सारे इंटरनल रिक्रूटमेंट्स बढ़ाए हैं। प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया है, इंटरनल रिक्रूटमेंट्स बढ़ा दिए हैं। गवर्नमेंट सेक्टर फ्रेश रिक्रूटमेंट ले रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इंटरनल रिक्रूटमेंट लेता है। उसका कारण है उसको ट्रेनिंग पे एक्सपेंस नहीं करना पड़ता, ट्रेनिंग पे उसको स्पेंड नहीं करना पड़ रहा। जो व्यक्ति जूनियर मैनेजर रहा है उसको मैनेजर बनाने में आसानी, क्योंकि उसके पास एक पर्सपेक्टिव है, उसको केवल एक 15 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम से काम हो जाता है उसका। लेकिन यहाँ पर तो आपको पूरा फुल क्लासरूम ट्रेनिंग, फुल फील्ड ट्रेनिंग, 3 साल तक आप प्रोबेशन पे ही रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा केवल यही कहना है कि एग्ज़ाम्स के फोकस करने के साथ साथ आप उन व्यक्तियों पे फोकस करें जो पीछे छूट जा रहे हैं, जो दब जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रगल जो है लगभग 75% लोग ईमानदारी से करते हैं। 25% लोग बोलते हैं कि यार शादी ना हो जाए इसलिए एग्ज़ाम दे लेते हैं, है ना। और
ऐसे ही बहुत सारे अजीब अजीब रीजंस हैं। आप किसी से मिलेंगे तो बहुत अजीब अजीब मिलेंगे, अभी तो मैं शेयर नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे रीजंस लोग देते हैं एग्जाम्स देने के लिए, केवल कि पीएचडी करना है, क्यों करना है, फादर ने बोला था, या चाचा जी भी करते हैं, या बुआ भी करती हैं, या टीवी में दिखाता है बहुत शोशा वाली लाइफ होती है। वो शोशा लाइफ जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको ज़रूर बताएंगे कितनी शोशा लाइफ होती है या नहीं होती है गवर्नमेंट सेक्टर में। पर हाँ, अभी इतना ही काफ़ी है आपके लिए कि इस बारे में सोचना ज़रूर चाहिए हम सभी को कि इसके पीछे एक स्ट्रगल है ना, इसके पीछे एक स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल को ज़रूर देखें और आने वाले समय में यदि गवर्नमेंट चाहे या हम गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं, हम बहुत सारे लोग बनते हैं, तो इस बारे में ज़रूर हो कि जो व्यक्ति यहाँ तक आया है मार्किंग लाइन तक, उसके लिए फिर से जीरो से शुरू करवाना मेरे हिसाब से थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। क्योंकि इतना स्ट्रगल, इतना टाइम पीरियड, इतना इन्वेस्टमेंट के बाद वो व्यक्ति अब किसी और काम का भी नहीं है। जो 10 साल सिर्फ पढ़ाई कर पा रहा है एग्जाम के लिए, आप उससे 10 साल बाद वापस से बोलें कि 11वें साल नहीं, तुम फिर जीरो से शुरू करो, फिर तुम फिर प्री दो, फिर तुम फिर मेंस दो। हाँ, ऑब्वियसली वो कहीं छूट रहा है, कहीं चूक रहा है, कहीं कुछ कमी हो रही, तो उसको उस कमी के बारे में ही क्यों ना डिस्कस हो। गवर्नमेंट एक ऐसा पैनल बनाए जिसपे सिर्फ उस कमी पर डिस्कस हो। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कोचिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट कोचिंग्स तो भैया उनको अपना मतलब चलानी है, उनको अपनी घर गृहस्थी, तो वो अपने हिसाब से करेंगे और वो जीरो से सामने वाले को शुरू करके फिर उससे बोलेंगे कि आप ये करो वो करो। तो मेरा ये मानना है गवर्नमेंट सेक्टर भी उसी पैनल के थ्रू ये डिसाइड कर दे कि यदि ये व्यक्ति का आपका इस कारण से रिजल्ट के बाद, डिक्लेरेशन के बाद 1 महीने का आप प्रोग्राम ले लें, ऑनलाइन प्रोग्राम्स ले लें, आप 10-15 बच्चों के रिजल्ट उठा लें, उन पे बात करें कि इस व्यक्ति का इंटरव्यू अच्छा था लेकिन इसका मेंस में ये प्रॉब्लम था, इसका जो है इसका जो अप्रोच थी, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, वो थोड़ी सी लूज थी, या ऐसे करके डिफरेंट रीजंस पे आप चर्चा कर सकते हैं। मेरा मानना है ये, है ना। मैं मतलब आई एम नो वेयर इन द गवर्नमेंट और इन अ लूप लाइन वेयर आई कैन डिसाइड एनीथिंग और आई कैन पुट एनीथिंग ऑन। सो बेसिकली इस बात पर फोकस ज़रूर होना चाहिए ताकि बहुत सारे लोगों की क्वालिटेटिव अप्रोच बच सकती है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारा रिजल्ट हमको पॉजिटिव मिल सकता है और ऐसा रिजल्ट मिल सकता है जिससे कि शायद हमारी जो चीज़ें वो थोड़ा ईजी हो जाएँ। तो दैट्स जस्ट अ सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू और दैट्स जस्ट अ एग्ज़ाम स्कैम कि आप तो जानते हैं कि 10 लाख फॉर्म होते हैं, तो इतना फंड गया, इतने फंड में पूरा एग्ज़ाम कराना, सब कुछ कराना, और यदि डिले हो जाता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है, 10 साल बाद वो एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आप खुद समझिए, आज मुझे भूख लगी है तो आप मुझे आज रोटी नहीं देंगे और 4 दिन बाद व्हेन आई एम ऑन माई डेथ बेड, है ना, मैं मर रहा हूँ और आप मुझको 56 भोग ला के दे रहे हैं, तो दैट्स ऑफ नो यूज़। तो ये एग्ज़ाम्स को डिले करना भी एक सॉर्ट ऑफ हो सकता है, कुछ मुझे नहीं पता भाई, आई एम नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, मगर ये गलत है ना। स्टे लग रहे हैं, कोर्ट्स में जा रहे हैं, किसी का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, घोटाले हो रहा है, वो सब बात पे चर्चा अपन नहीं करते, वो न्यायालय का काम है उस पर निर्णय लेना। बाकी मेरा मत केवल यही है कि इस पर चर्चा होनी ज़रूरी है और बुद्धिजीवियों को चर्चा करनी चाहिए। हम जैसे तो अभी हम बहुत छोटे हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए, मगर मेरे मन में ये प्रश्न था कई दिनों से, पर समय नहीं मिल पा रहा था, आज मिला तो हमने इस बार पे आपसे बात की और हम चाहेंगे कि आप इस बारे में सोचें ज़रूर और डिस्कस करें, फिर देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।